संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम कोटिश नमन करते हैं कि उन्होंने इस महिलाओं के दर्श को पहचाना और उन्होंने जब संविधान बन रहा था तो जो पुरुष मानसिकता के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम वर्ग भेद नहीं करेंगे, हम महिला और पुरुष को बराबर अधिकार की बात करते हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम एक इंसान हैं, हम इंसानियत की बात करेंगे। अगर पुरुष को संपत्ति का अधिकार है तो महिलाओं के पास संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि महिला को ही संपत्ति माना जाता था। अगर महिला को संपत्ति न माना गया होता तो कैसे पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार जाते? संपत्ति समझा था तभी न जुए में हार गए। कैसे हुए? धार्मिक कहानियां पढ़िए तो धार्मिक कहानियों में भी जो ताना बाना बुना गया है वो सब महिलाओं के शोषण का है। कौन मानता है? पुरुष। सौदा कौन बनता है? पुरुष। लेकिन बदनाम कौन होती है? सास। हमारे अधिकार, इंसानी अधिकार, हमारे मानवीय अधिकार हमको मिल गए होते तो शायद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चे कमजोर हैं, उनको हमें संरक्षण देना है, उनको हमें उनका शोषण न होने पाए, उनके साथ अपराध न होने पाए, इसलिए उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए बाल दिवस मनाते हैं। तो उसी तरह महिलाओं के अंदर भी जागरूकता फैलाने के लिए, महिलाओं को शोषण से मुक्त करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साथियों, मैं एक बात बता दूं, आज से सैकड़ों साल पहले 1909 में महिलाओं की ये स्थिति थी कि वो जिस कारखाने में काम करती थी वहां पर उनको पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनको पुरुषों से आधी मजदूरी दी जाती थी। और जब वो प्रेग्नेंट होती थी या बच्चा पैदा हो जाता था तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था और ये कहा जाता था कि नहीं, आपने काम नहीं किया है तो हम आपको मजदूरी नहीं देंगे। इसके अलावा जो महिलाएं घर में काम करती थी उनके घर के काम की कोई कीमत नहीं रखी जाती थी और आज भी नहीं रखी जाती। आज भी पुरुष कहता है ना, घर में बैठ के काम करा तू, कहता है कि नहीं करता, घर में बैठ के काम करा, लेकिन वही घर का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि वही काम पुरुष करेगा तो वो भी उसी चार दीवारों में बंद करके रह जाएगा जिसमें आज हमारी महिला बहनें बंधी हुई है। और जिस समय ये कारखानों में मजदूरी का सवाल उठा था, शोषण का सवाल उठा था, उस समय अमेरिका में, जो कि इंडिया में तो कारखाने थे ही नहीं, इंडिया तो गुलाम था 19 करोड़ में, यहाँ कुछ नहीं था। अमेरिका में जो कामगार महिलाएं थी उसमें एक जर्मनी की महिला थी, क्लारा जेटकिन, नाम याद कर लीजिए, कम से कम स्टूडेंट महिलाएं जो है वो इसको याद करें और आगे लोगों को बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो वो क्लारा जेटकिन जो थी उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी कि नहीं, हमको भी पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। और उस समय मिल कानून में मैं बहनों बता दूं कि 18 घंटे काम किया जाता था। तो उस 18 घंटे काम करने की वजह से महिलाएं अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं देख पाती थी और पुरुष से भी काम किया जाता था, लेकिन महिलाओं को आधी तनख्वाह दी जाती थी। तो क्लारा जेटकिन ने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद आवाज बुलंद की और जो मिल मालिक थे उनके खिलाफ उन्होंने हड़ताल बोल दी और हड़ताल का परिणाम ये हुआ कि उसको पुलिस के माध्यम से, उस समय की पुलिस के माध्यम से, उस समय के गुंडों के माध्यम से उसको कुचला गया। हजारों महिलाएं शहीद हो गई, हजारों महिलाएं शहीद हुई और क्लारा जेटकिन को देश निकाला हो गया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं हो। इसके बावजूद ये संघर्ष नहीं रुका। वो महिलाएं जो इकट्ठा हुई थी वो महिलाएं इकट्ठा होती ही चली गई और ये जो आंदोलन अमेरिका से शुरू हुआ था ये पूरे विश्व में फैल गया और सरकारों को झुकना पड़ा, मिल्क मालिकों को झुकना पड़ा और उनको काम के घंटे बांटने पड़े। 8 घंटा काम, कहाँ तो 18 घंटे 16 घंटे काम होते थे, लेकिन इस आंदोलन की वजह से, इस महिलाओं के आंदोलन की वजह से काम के घंटे
घंटे बनाए गए और बाकी अपने घर परिवार अपने व्यक्तिगत काम के लिए बनाए गए। तो शक्ति है, संगठन में शक्ति है। अगर उस समय काला झंडे के नेतृत्व में हजारों महिलाएं न खड़ी होती, अगर वो शहीद न हुई होती, तो शायद आज भी हमारा शोषण होता रहता। हमारा शोषण दो तरह से होता है। हमारा शोषण एक तो कार्यस्थल पर भी होता है और दूसरा शोषण हमारा घर में भी होता है। इसी क्लारा झंडे के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव आया, हर्ता कोमिशन नाम की एक महिला थी, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि महिलाओं को वार्षिक का दर्जा, समता का दर्जा मिलना चाहिए और उनके प्रयास करवाया। और 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये कहानी वहां से चल रही है और वहां से पूरे विश्व में अब हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जैसा आपने सुना, आपके बहन ने बताया कि चूंकि 8 मार्च को होली थी, इसलिए इस कार्यक्रम को जगह जगह पर आगे बढ़ाते हुए किसी ने 1 हफ्ते में, किसी ने कहीं भी किया और आज हम 19 मार्च को यहाँ पर मना रहे हैं। शोषण की कहानी, जब तक देखो बहनों आप अपने अंदर ये नहीं सोचेंगे कि मेरा शोषण हो रहा है, तब तक आप अपने अधिकारों के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे और न कभी अधिकार को लेने का प्रयास कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने शोषण को पहचानना पड़ेगा। आपका शोषण है क्या? आपके शोषण को इतने अच्छे ढंग से और इतने धार्मिक ढंग से आपके सामने पेश किया गया है कि आपको लगता ही नहीं कि आप शोषण की शिकार हो रही है। आपको लगता है ऐसा तो हमेशा से चलता चला आ रहा है, इसलिए हम भी ऐसा मानते। तो आप पहले अपने शोषण को पहचानिए। शोषण कहाँ से शुरू होता है? आपने सुना होगा कि अगर बच्ची पेट में आ गई तो लोग उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ये शोषण है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलिए आपको। अगर ये शोषण है तो क्या हमको इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए कि हम महिला को, हम लड़की को जिंदा पैदा करेंगे? नहीं उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। हमारे साथ शोषण किस तरह के है? अच्छा, क्यों महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि पुरुष वंश चलाता है, पिंडा मारते हैं तो वो दान को करता है, इसलिए उनका महत्व है, महिलाओं का महत्व नहीं। ऐसा नहीं। पहले चाहे स्त्री होती थी चाहे पुरुष होता था, दोनों को बराबर का अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आया, जैसे जैसे दौलत आई, जैसे जैसे हमारा देश जो है वो धन के उसमें फंसता चला गया, वर्चस्व पुरुषों का कायम होता गया और महिलाओं को सेकेंडरी बना दिया गया। आपको पता होगा ये कहानी, अगर जानते हो कि आप लोग, एक विदुषी थी विद्योत्तमा, साजिश रची गई महिलाओं के खिलाफ कि इनको किस तरह से नीचे गिराया जाए। जब विद्योत्तमा की शादी की बात आई, उन्होंने कहा कि हम जो है शास्त्रार्थ करेंगे और जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा हम उससे शादी करेंगे। तो ये लोग कालिदास को पकड़ के ले आए और कालिदास को ये समझा दिया कि देखो तुम एकदम चुप रहना, केवल चुप रहना, इशारा करना और तुम उस रात निकाल दो। तो विद्योत्तमा ने पूछा, भाई ईश्वर, पूछा उन्होंने प्रश्न पूछा कि ईश्वर, तो कोई जवाब नहीं आया। तो ये बात ईश्वर सर्वव्यापी है। और इसी तरह उन्होंने उंगली उठाई तो मतलब कालिदास ने ये कहा उंगली उठाई थी, उन्होंने कहा दो, ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं ईश्वर एक है। जब कालिदास ने 2 उंगली उठाई तो उन्होंने कहा नहीं ईश्वर और ब्रह्म 2 है, उसको एक व्याख्या से कर दिया। और इसके बाद में वो 2 उंगली उठा दिया, घूसा उठा दिया। हम लोग जो ब्राह्मण लोग थे, यानी जो पुरुष वादी मानसिकता के जो लोग थे, उन लोगों ने उसको ऐसा इंटरप्रेट किया कि विद्योत्तमा ने कहा कि आदमी बहुत बुद्धिमान है, जबकि कालिदास मूर्ख थे और उनकी शादी उससे करा। तो षड्यंत्र रचे गए उन महिलाओं के खिलाफ, गांधी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, सावित्री के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र करके जो बड़े धक्के जो मानसिक लोग महिलाएं थी उनको गिराया गया और धीरे धीरे हमको जो है बेटियों में जकड़ दिया गया। अब आज आप देखिए, आप सब सर पे पल्ला रखे हुए हैं, क्या कोई पुरुष सर पे पल्ला रखता है? रखता है? अगर नहीं रखता तो क्या ये शोषण नहीं है? आप समझिए इस चीज को।
बढ़ते कहीं ईरान में कितना संघर्ष महिलाएं कर रही है। वहाँ की सरकार ने जो है उनको बुर्के में कर दिया कि तुम बुर्के में रहो। वहाँ की महिलाएं बढ़ गई कि हम बुर्के में नहीं रहेंगे, हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगर आप अपने आप को इंसान समझती हैं तो आपको इन सारे अंधविश्वासों को, इन सारी जो गलत परंपराएं हैं, इन सारे वो झूठे जो धार्मिक प्रपंच आपके सामने रखे गए हैं, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। वो बेटियां आपको काटनी पड़ेंगी। आपके सामने चिन्ह बना दिया गया। क्यों बनाया गया कि आप शादीशुदा हो तो आप सिंदूर लगाओ, आप बिंदी लगाओ, आप बिछिया पहनो, आप पायल पहनो। पुरुष के लिए क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि महिलाओं को कंट्रोल किया जा सके, महिलाओं को अपने हिसाब से शोषण किया जा सके उनका, और उसी शोषण का परिणाम हुआ कि धार्मिक परिपाटी हमारी ऐसी बना दी गई। साथियों, समय कम है, वरना मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी परिपाटियां बनाई गई है महिलाओं के खिलाफ कि दक्षिण भारत में यहाँ तक का कपड़ा पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। क्यों नहीं था? अगर वो महिला कपड़ा पहनती थी तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, और टैक्स भी उसके स्तर में साइज के हिसाब से लगाया जाता था। कम उम्र की है तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा उम्र की महिला है तो कम टैक्स। यानी अत्याचार महिलाओं पे हुए हैं वो इतने अधिक हुए हैं कि उसकी कहानी कहना एक दिन में पर्याप्त संभव ही नहीं है। हर महिला अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटती रहती है, तो वो ये शोषण की बात होती है। कहीं भी शादी क्या हो, तुम क्या करोगे, क्या करके हमको जाना है। कहीं पढ़ने लिखने की बात, जैसे हमारे लोगों ने बताया कि लड़के के लिए तो जबरदस्ती, और लड़की अगर पढ़ना भी चाहती तुम क्या करोगे पढ़ करके। तो ये बदलाव इतना धीरे धीरे हो रहा है, समय बदलाव हो रहा है, लेकिन वो इतना धीरे धीरे हो रहा है कि उससे हम संतुष्ट नहीं। हमको संतुष्टि तब मिलेगी जब हम बराबर से खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं, हमको मैके जाना है, या हमको फला देकर जाना है, हमको कार्यक्रम में जाना है, हमको शादी में जाना है, या हमको घर में रहना है। अपनी स्वतंत्रता हम खुद तय करेंगे, अपना काम हम खुद तय करेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारी बराबरी हुई। और अगर हम किसी पुरुष की उंगली पकड़ के चलते रहेंगे तो हम बराबरी नहीं मानेंगे कि हम बराबर हो गए। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम कोटिश नमन करते हैं कि उन्होंने इस महिलाओं के दर्श को पहचाना, और उन्होंने जब संविधान बन रहा था तो जो पुरुष मानसिकता के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम वर्ग भेद नहीं करेंगे, हम महिला और पुरुष को बराबर अधिकार की बात करते हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम एक इंसान हैं, हम इंसानियत की बात करेंगे। अगर पुरुष को संपत्ति का अधिकार है तो महिला को भी होना चाहिए। पहले महिलाओं के पास संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि महिला को ही संपत्ति माना जाता था। अगर महिला को संपत्ति न माना गया होता तो कैसे पांचों पार्टनर द्रौपदी को जुए में हार जाते? संपत्ति समझा था तभी न जुए में हार गए। कैसे जो है धार्मिक कहानियां पढ़ी है तो धार्मिक कहानियों में भी जो ताना बाना बुना गया है वो सब महिलाओं के शोषण का है, सब कुछ महिलाओं के शोषण का है। आप इसको गौर करिए, इसको समझिए। और आज यही महिलाएं उसी धार्मिकता के माने को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए शोषण से मुक्त नहीं हो पा रहे। अगर उस धार्मिकता के माने को आप लेकर के चलते रहोगे तो आप हमेशा शोषण के शिकार रहोगे। इसलिए इसको समझिए, संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए, अपने अधिकारों को पहचानिए। आप पहले अपने अंदर ये महसूस करिए कि मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं स्त्री हूँ। स्त्रियों की महत्ता यहाँ पर समझ में आती है कि स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया निकल गया तो दूसरा पहिया से एक रथ नहीं चल सकता, लेकिन उस पहिए को हमेशा से नगण्य किया गया। यह जानते हुए पुरुष भी अच्छी तरह से जानता है कि महिलाओं का महत्व है परिवार चलाने में, बच्चा पालने में, घर को देखने में, समाज को व्यवस्थित करने में महिलाओं की पूरी भागीदारी है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई महिला मुखर होती है अपने अधिकारों के प्रति तो पूरा सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है।
यहाँ तक कि हमारी महिला घंटे भी खड़ी हो जाती है, नहीं ये लड़की गलत हो गई। तो ये सोच बदलनी होगी हमको, तभी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हमारा सार्थक होगा। वरना हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे, भाषण सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और उसके बाद हम जाके सब भूल जाएंगे कि हमें कुछ नहीं। तो इसको आप लोग यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप पहले अपने शोषण को पहचानिए। आप ये देखिए कि अगर दहेज कौन मांगता है? पुरुष। सौदा कौन करता है? पुरुष। लेकिन बदनाम कौन होती है? सास होती है। घर में औरत आ गई, का पाऊ है बहनी, वो बोलती अपने पति की भाषा है, तो हमें कुछ नहीं मिला हुआ, ये बोलती हूँ अपने पति की भाषा है, क्योंकि पति ने सौदा किया था अपनी बेटी का और अपने बेटे का, लेकिन बोलती कौन है? सास। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि हमको पुरुष के जो गलत इरादे हैं, जो हम लोगों के प्रति जो सेकेंडरी सोच है, जो हमको वो दबा करके रखना चाहते हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा कि हमको ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है कि एक महिला से जुड़ जाए। हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं जो है एक दूसरे के पास बैठेंगे तो उनकी बुराई करने से अच्छा है कि उसके अंदर जो अच्छाई उसको बखानो। बुराई को छोड़ दो, बुराई तो हर इंसान में है, बुराई हमारे अंदर भी है। तो बुराई सबकी बुराई नहीं करके हम चलेंगे तो हम ना अपना भला कर पाएंगे, न जिसका हम भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसका भला कर पाएंगे। तो बुराई को त्याग करके भलाई के बारे में सोचो कि उस महिला में भलाई क्या है। आपने देखा एक लड़की है, घर से निकली, पढ़ने के लिए गई, आपको क्या दिखता है? जाती है, पता नहीं क्या करती होगी। तो ये मत सोचिए पता नहीं क्या करती होगी, ये सोचिए कि वो पढ़ के आ गई है, वो पढ़ के वहां से निकल के क्या आ गई है। उसको साहस दीजिए, उसको आगे बढ़े पढ़ाइए। रास्ते में किसी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसका साथ दीजिए। लेकिन अक्सर यही होता है कि यदि कोई घर में बहू को मार रहा है, अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं भी कहती है, अरे उनके अपने घर का मामला है, मैं क्यों बोलूं। तो ये चीज अपने ऊपर सोचिए कि अगर उस आदमी ने, वो व्यक्ति किसी महिला को पीट रहा है, अकारण पीट रहा है, अकारण पीटे या कारण से पीटे, वो पीटने वाला होगा कौन है? क्या महिलाएं पुरुष को पीटती है? पुरुष नाली में गिरा रहता है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, 100 करके चला आता है, क्या महिलाएं पीटती है? नहीं पीटती। लेकिन औरतें क्यों पीट जाती है? क्योंकि सब्जी में नमक कम था, इसलिए पीट जाती है। और हम उन महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते कि जो पीटी जा रही है, इसी वजह से ये हमारा जो है उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। ये तो बहनों थोड़ी सी जनरल बातें नहीं, लेकिन कानून पर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जो ये दहेज वाली बात है ना, ये दहेज को पहले तो एक चीज आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, देना ये दोनों अपराध है। इसलिए देने की भी कोशिश मत करिए और लेने की भी कोशिश मत करिए, ये दोनों अपराध है। और हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि जो सामान आपने लड़की को दिया है वो उसका स्त्री धन है, वो उसका गिफ्ट है, वो उसका उपहार है। तो उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट पर लड़के की तरफ से दस्तखत करवाइए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि विवाह पैदा होने पर लड़के वाले कहते हैं कि ये नहीं मिला था, वो कहते नहीं हम दिए थे, और झगड़ा होता है और उसमें कोई हल नहीं निकल पाता है, अंत में लड़की का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास उसकी सूची होगी, उस पूरे लिस्ट की जो आपने लड़की को दिया है, अगर उसकी पूरी सूची होगी तो आप वो सारा के सारा सामान जो आपने लड़की को दिया है वो आप उनसे वसूल सकते हैं। तो ये चीज जो है हमारी परिपाटी में नहीं है, लेकिन हम इसीलिए इस मंच से आपको बता रहे हैं कि इस चीज को भी आप लोग अपने व्यवहार में लाइए और लोगों को बताइए कि जो सामान हम लड़की को दे रहे हैं वो लड़की का है, और लड़की उसको 3 महीने के अंदर अपनी कस्टडी में ले सकती है। और लड़की की अगर मौत हो गई तो उसके माँ बाप उसको वापस ले सकते हैं, उसके पति का या ससुराल वालों का हक नहीं बनता। लेकिन होता क्या है, आपने लड़की को सामान दिया, सास ने उठा करके उसको किसी दूसरे को दे दिया, बाद में कहती मिलाई नहीं था। तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और उस पर उनके परिवार वालों की दस्तखत होनी चाहिए। और इसके अलावा और तो बहुत सारी कानून की बातें आप लोग जानते ही होंगे। अगर कोई पीड़ित होती है महिला तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं।
नहीं है तो हम उसके बाद एसपी को जा सकते हैं, एसपी डीआईजी आईजी को जा सकते हैं, हम डायरेक्ट वकील से मिलकर के कानून कचहरी में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये नौबत ही ना आए, कभी नौबत ना आए कि किसी को कचहरी जाना पड़े और अस्पताल, इन दो जगह से जो है ना दूरी रहे तो बहुत अच्छा, ना कचहरी ना अस्पताल, क्योंकि दोनों बर्बादी का कारण है और दोनों बर्बादी का घर भी है। और आजकल के न्याय व्यवस्था पर अभी हमारी अध्ययन ने प्रकाश डाला है कि आजकल की न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हाथरस में जो है सारे मुलजिम बरी हो गए, क्योंकि वो अवर्ण लड़की थी और 3 दिन के बाद उसका मेडिकल कराया गया। तो कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको हर हाल में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो भी हमारा कानून है उसके दायरे में अगर हम संगठन बना करके लड़ेंगे, अकेली लड़की लड़ेगी तो हारेगी, अकेली लड़की लड़ेगी तो उसको तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन संगठन अगर उसके पीछे 2-4 लोग रहेंगे तो कभी हार नहीं सकती है। हमारी शोभना बहन जो है कि मशाल जलाए रहती है, इनका नाम भी शोभना मशाल है, ये मशाल जलाए रहती है, कोई भी पीड़ित महिला पहुंचती है उसके साथ खड़ी हो जाती है। एक हमारी रेणु सिंह है, वो भी ऐसे खड़ी हो जाती है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पर जो कि आपके साथ सहयोग में खड़ी हो सकती हैं, तो आप उनका भी साथ लीजिए। और सबसे पहले आप लोग अपने अंदर अंधविश्वास को खत्म करिए। बिल्ली रास्ता काट रही, आपने कह दिया अरे तो अशुभ हो गए, तेली सामने पड़े था, तेली ने तो देश को आजाद करा दिया, आपने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। अगर मान लीजिए और कोई बात हो गई जैसे, तो आप कह रहे ये अशुभ हो गया। किसी लड़की के घर में आने से अगर कोई नुकसान हो गया तो आपने कहा कि उसकी बॉडी अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजों को आप लोग दूर करिए, अपने दिमाग से हटाइए इस चीज को। और आप पहले ये समझिए कि हमारा भारत देश जो है वो जो मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, ये सारे प्रपंच बनाए गए हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को और साथ में जो अबर हमारा तबका है, जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा शोषित तबका है, उस पर जो है ये सरकार राज्य कर सके। और इसीलिए हमारी सरकार फिर मनुवादी व्यवस्था की तरफ जा रही है। जिस मनुवादी व्यवस्था से लड़ते लड़ते हम जो है इसी तरह देश को आगे ले आए थे, वो मनु व्यवस्था फिर लागू हो रही है। और फिर उसी औरतों को आपने देखा होगा क्या भाषण देते हैं लोग, औरतें देवी होती है, क्या कहते हैं, देवी होती है, पूजनीय होती है। और क्या है, जिस देश भारत में देवी और पूजनीय कहा जाता है, इसी भारत देश में बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। पूरे विश्व का आंकड़ा है कि भारत में सबसे अधिक बलात्कार होता है। यहाँ की औरतें देवी है, तो हमें देवी नहीं बनना है। हमको देवी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई देवी कह दिया तो आप खुश हो जाए, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप देवी नहीं, आप एक इंसान है। आप कहिए पहले मुझे इंसानी हक दे दो, पहले मेरा इंसानी सम्मान मुझे लौटा दो, पहले एक महिला होने का जो हमारे पर तुमने तकमा लगाया, तुम औरत हो क्या कर सकती हो, उसको पहले हमें वापस लौटा दो। उसके बाद तब देवी कहना, तब हमको चाहे कोई भी उपाधि दे देना। तो इस चीज को भी जो आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों के खिलाफ जो है वो साजिश रची गई। साइड के नाम पर साइड बना दी जाती है कि भैया नहीं साइड नहीं, इसलिए लड़की की विदाई नहीं हो। क्या लड़कों से भी कभी कोई पूछता? लड़का चला गया, बिना बताए चला गया, 10 दिन घर से बाहर आया, लौट करके आया, ज्यादा होगा कहा भैया बताए नहीं सकते मैं कहाँ जाता है कहेंगे। और एक लड़की अगर बिना बताए घर से पड़ोस में भी चली गई, जरूर कोई बात होगी, जरूर कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वहां पे चली गई। अरे गड़बड़ अकेले कोई करता है क्या? क्यों नहीं समाज उस पुरुष को रोकता? बलात्कार करने वाला पुरुष भी महिमा मंडित होता है, क्यों होता है? ये सब हमारी व्यवस्था की दुर्गति है, हमारी व्यवस्था की देन है कि हम महिलाओं को हमेशा जो है सेकेंडरी पर रखा गया, ताकि और उसके पीछे सरकार की एक साजिश और है, इसको भी समझना पड़ेगा। अगर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दे दिया गया, तो वही महिलाएं नौकरी मांगेंगी। 6 महीने बाद आता है कि वहाँ की डेट, उसके बाद किसी को राजस्थान में दे देता है, किसी को उड़ीसा में दे देता है, किसी को जाइए वहाँ इम्तिहान दीजिए, कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं बच्चे के एग्जाम देने के लिए, तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर गलत प्रश्न पत्र बन गया। तो ये साजिश है, ये बच्चों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ हमारी सरकार
सरकार की साजिश है, वो नौकरी नहीं देना चाहती है। इसलिए तरह तरह के हथकंडे बना करके जो एग्जाम है उसको रद्द कराती है और फिर एग्जाम की डेट डिक्लेयर कराती है। इतने में होते होते बच्चे का 4-5 साल 6 साल निकल जाता है। जिन बच्चों ने मिलिट्री में जाने की तैयारी की उनके लिए अग्निवीर योजना आ गई 4 साल के लिए नौकरी, तो नौकरी है नहीं। और नौकरी न होने से महिलाएं जब आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगी तो उनको भी नौकरी चाहिए होगी ना। तो इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी पहले रोक लगाओ और उनकी पढ़ाई के लिए हमारे जो है ना भागवा लाने खड़े हुए उनको रोको। महिलाएं अगर किसी से मिल गई, कहीं उनको दिख गया, कहीं वो बैठी हुई है किसी से मित्र से बात कर रही है, तो निश्चित रूप से गलत है, इनको रोको, इनको मारो, इनको मतलब ऐसा अभी आप मीडिया में आप देखते होंगे मोबाइल वगैरह में क्या आता है, यही आता है कि वो महिला जो है बड़ी संस्कारी है, जो घूंघट में है, जो घर में है, वो संस्कारी है। क्या संस्कार की क्या परिभाषा है? संस्कार की परिभाषा तो आपने संस्कार दिया था कि विधवा बहू को जो है आपने सती कर दिया, आपने जला दिया। धन्य हो यहाँ पर अंग्रेज आए और मार मार करके जो है इन लोगों को बैठाया और जलती हुई चिता से हमारी महिला बहनों को विधवाओं को उठाया और कानून बना करके सती प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन यही जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं उन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया, हर कुरीति का विरोध किया, हर कुरीति का विरोध किया उन लोगों ने। और टीपू सुल्तान थे जिन्होंने वस्त्र पहनने के लिए हजारों पंडितों का जो है खून बहाया। क्यों बहाया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे राज्य की महिलाएं नंगी रहे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं मुझे वस्त्र पहनाना है। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हमारे सामने आए हैं और आज भी है, आज भी भारतवर्ष में भी है। जैसे हमारे प्राणी जी हैं, उनको क्या कर रही थी कि महिलाओं की जागरूकता के लिए वो इतना बड़ा फंक्शन बन रहे, इतने पैसे खर्च करते। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो हमारे अधिकारों के बारे में बात करते हैं, हमारे अधिकारों के बारे में सोचते हैं। हमको उनसे मदद देनी चाहिए, हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बिना डर के, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना ये सोचे हुए कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अगर हमें मेरी जरूरत है तो हम इनके साथ जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता है। इस भावना से आगे बढ़िए और इस चीज को सोचिए कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ हम थे कि हम हमारी मातृ सत्ता चलती थी और आज हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हम अपना वजूद को ढूंढ रहे हैं। आज क्या है कि कोई महिला कैसे पहचानी जाती है? ये फला की माँ है, ये फला की बेटी है, ये फला की बीवी है। तो फिर हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमको अपना वजूद देखना है, मुझे अपना वजूद तलाशना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो इसके लिए जो है हम महिलाओं को संघर्ष करना होगा। जैसे ये संघर्ष चल रहा है यहाँ पर जो आप सुन रहे हो या जो सुनो, इसको आगे ले जाकर के अपनी और महिला बहनों में संदेश दो कि नहीं, हमको जो है शोषण के खिलाफ लड़ना है, हमको गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है, हमको दहेज के खिलाफ लड़ना है, हमको भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ना है, हमको लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ लड़ना है। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा पर हमारी बहुत सारी बहनें बोल चुकी है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। शिक्षा ही वो ताकत है, बाबा साहब ने भी ये कहा था, शिक्षा ही वो ताकत है जो हमको हमारे वजूद से मिलाती है, जो हमको हमारा पहचान बताती है, जो हमारे सम्मान की रक्षा करती है। क्योंकि जब हमारे पास शिक्षा रहेगी, कोई आदमी तेरा जमीन नहीं लूट पाएगा, हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, हमारे बैंक अकाउंट को खाली नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा हमारी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो 2 घर का जो है 2 घर का सम्मान बढ़ाती है, वो 2 घर को जागरूक करती है, एक तो अपना मायका, एक अपना ससुराल और फिर उसके बाद आने वाली बच्चे हैं उनको जागरूक करके संदेश देती है। और इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे कि नहीं, हमको शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी है, हमको बराबरी की स्थापना करनी है, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा की तरफ खुद भी जागरूक होंगे, अपने बच्चों को भी जगाएंगे और जो बहनें हमारी बैठी हुई हैं
वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा लेने के बाद हमको नौकरी मिल जाए। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षित अगर आप होंगे तो आप ही अपना स्थान बना लेंगे। इसलिए शिक्षा बहनों बहुत जरूरी है। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद आपको।